गरीब बहू को मिला क्रूज से ले जाने वाला अमीर ससुराल। गांव का एक टूटा फूटा कच्चा घर था जिसमें छत से पानी टपकने के निशान बने हुए थे। दीवारों पर पुराना गोबर लिपा हुआ और कोने में एक टूटी चारपाई रखी हुई थी। सरला, आज भी पूरा दिन मजदूरी की, बस 300 रुपए मिले हैं। सोचता हूँ बिटिया की शादी कैसे करूंगा। दहेज की बात तो छोड़, हमारे पास तो विदाई के लिए एक बैलगाड़ी तक देने के पैसे नहीं है। सरला रसोई में बर्तन धो रही होती है, तभी पति की आवाज सुनकर बाहर आती है। हाँ, मैं भी दिन भर दूसरों के घर बर्तन मांजती रहती हूँ, लेकिन इससे घर का पेट तो पल जाता है। शादी का खर्च कहाँ से निकलेगा। हमारी बेटी जवान हो गई है, मोहल्ले की औरतें भी ताना मारने लगी हैं। कहती है तू अपनी बेटी की विदाई कैसे करेगी। सुनकर दिल रोता है जी। दोनों के चेहरे पर गहरी चिंता दिख रही थी और आंखें नम थी। अंदर गुड़िया फटे पुरानी कपड़ों में जमीन पर बैठी है और अपने माता पिता की बात सुन रही होती है। मेरे मम्मी पापा मेरी शादी की चिंता में कितने परेशान हैं। उनके पास 1 रुपया भी नहीं है और दिन रात सोचते रहते मेरी शादी के बारे में। पर मैं क्या करूं। मैं देख रही हूँ मोहल्ले की सारी लड़कियां शादी करके कितनी दुखी हैं। कोई सास से परेशान, कोई पति से पिटती। ससुराल नाम ही दुख का दूसरा नाम है। तो फिर मेरी शादी किस काम की। क्यों मेरे मम्मी पापा अपना खून पसीना बहा रहे सिर्फ इस झूठी रस्म के लिए। काश मैं कह पाती कि शादी करना ही बेकार है। गुड़िया चुपचाप दीवार के सहारे सिर रखकर आंसू पोंछ लेती है। बाहर उसके माता पिता अब भी शादी की चिंता में बात करते रहते हैं। गांव की कच्ची गली, दोपहर का समय होता है। 4-5 औरतें सिर पर पल्लू डाले खड़ी होकर आपस में बातें कर रही होती हैं। हाथों में कोई सब्जी की टोकरी लिए कोई सामान लेकर खड़ी हंसते हुए गपशप में लगी है। तभी गुड़िया की मम्मी रास्ते से गुजर रही होती है। अरे सरला, इधर आ, जरा हमारी बातें भी सुन ले। हम सब अपनी अपनी बेटियों की शादी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तू बता तेरी क्या तैयारी है। मैंने तो पहले ही तैयारी कर ली है अपनी बेटी के लिए। बाइक ले रही हूँ विदाई के लिए। जमाने के साथ चलना पड़ता, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। मैंने तो अपनी बेटी के नाम पर खेती कर दी है। अच्छी खासी रकम मिलेगी। शादी में गाड़ी भी दिलवाऊंगी और सोने के गहने भी। हम अपनी बेटी को तो गाड़ी में विदा करेंगे, दहेज में सब कुछ देंगे ताकि लोग उंगली भी ना उठा सके। सबकी बातें सुनकर सरला का दिल अंदर से भारी हो जाता है। उसकी आंखें झुक जाती हैं, लेकिन वो चुप खड़ी रहती है। अरे सरला, तू क्यों चुप है। तेरे पास तो 1 पैसा भी नहीं है। तू अपनी बेटी की विदाई कैसे करेगी। कहीं पैदल ही विदा कर देगी क्या। बाकी औरतें हंसने लगती हैं। सरला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बिना जवाब दिए चुन्नी से चेहरा छुपाकर चुपचाप वहां से निकल जाती है। घर का टूटा फूटा आंगन, सरला थकी हारी चारपाई पर बैठती है, सिर दोनों हाथों से पकड़ लेती है। क्या करूं भगवान, मेरी बेटी की उम्र हो रही है। सब मोहल्ले वाले ताने मारते, सबके पास पैसे हैं, तैयारी है। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। कैसे करूंगी उसकी शादी। कौन करेगा मेरी बेटी से रिश्ता। मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा। सरला भारी सांस लेकर खुद से कहती है, हे भगवान, मेरी बेटी की इज्जत रख लेना। मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन दिल से चाहती हूँ कि उसे एक अच्छा ससुराल मिले। सुबह का समय होता है। सूरज की हल्की रोशनी नदी के पानी की चमक बढ़ा रही थी। कुछ औरतें नदी पर पानी भरने आई हुई होती हैं। उनके बीच गुड़िया भी होती है। फटे पुराने लेकिन साफ कपड़ों में खड़ी पानी भर रही होती है। उसी समय नदी के बीच से गुजरता हुआ एक बड़ा सा क्रूज दिखता है, जिसमें खड़ा एक अमीर लड़का अर्जुन बाहर के नज़ारे देख रहा होता है। अचानक उसकी नज़र गुड़िया पर पड़ती है। गुड़िया घड़ा उठाकर पानी भर रही होती है। उसके माथे पर गीली लटें चिपकी होती हैं। वो साधारण लेकिन बेहद सुंदर लग रही थी। ये लड़की इतनी खूबसूरत और कितनी सादगी भरी, मैंने आज तक ऐसी सुंदरता नहीं देखी। क्रूज आगे बढ़ता जाता है, लेकिन अर्जुन की नजर पीछे मुड़कर बार बार गुड़िया पर ही टिक जाती है। क्रूज नदी के उस पार अपने मंजिल तक पहुंच चुका था। वहां से अर्जुन अपने घर जाता है। माँ, आज नदी पर मैं एक लड़की से मिला। मतलब मिला तो नहीं, पर देखा। वो पानी भर रही थी। माँ, वो बहुत सुंदर थी। मेरे दिल में तो उसकी तस्वीर अटक गई है। आपको याद है वो गांव जिससे हम एक बार क्रूज लेकर गए थे। बेटा, उस इलाके में तो बहुत गरीब लोग रहते हैं। तू सोच समझ कर बात कर रहा है ना। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। वहाँ लोग गरीब तो हैं, लेकिन दिल पर किसका जोर चलता है। और अगर हम रिश्ता लेकर भी जाएं तो पता नहीं वो हमें स्वीकार भी करेंगे या नहीं, क्योंकि सबको लगता है अमीर लोग तो घमंडी और खड़ूस होते हैं। तभी वहाँ उसकी छोटी बहन रिया आ जाती है। ओहो, भैया को लड़की पसंद आ गई है। मैंने सब सुन लिया। अरे जा यहाँ से, ये सब तेरे काम की बातें नहीं है। तू अभी बहुत छोटी है। छोटी हो पर दिमाग बड़ा है। मेरे पास एक आइडिया है जिससे भैया की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा बता बेटी, क्या आइडिया है। क्या पता कुछ मदद हो जाए हमारी।
भैया कह रहे हैं ना कि वो लोग रिश्ता ठुकरा देंगे क्योंकि हम अमीर हैं, तो हम उनके घर गरीब बनकर जाएंगे, साधारण कपड़े पहनेंगे, सादा हुलिया बनाएंगे। जब वो देखेंगे कि रिश्ता गरीब परिवार से है तो मना ही नहीं करेंगे। बाद में जब भाभी हमारे घर आएंगी तो खुद ही सच जान जाएंगी। अरे रिया, तेरा दिमाग तो सीरियल देखकर ही खराब हो गया है, लेकिन आइडिया बुरा भी नहीं है। बेटा, किसी भी रिश्ते की शुरुआत झूठ से नहीं होनी चाहिए। झूठ के आधार पर बने रिश्ते ज्यादा दिन टिकते नहीं हैं। माँ, हम झूठे तो नहीं हैं, हम सिर्फ उनका डर दूर करेंगे। वैसे भी जब वो लड़की हमारे घर आएगी तो उसे सब सच पता चल ही जाएगा। हम बुरे लोग थोड़े हैं। ठीक है बेटा, अगर तुझे वो लड़की इतनी ही पसंद है तो जैसा तुझे सही लगे वैसा ही करेंगे। तो पक्का अब मेरी भाभी तय हो गई। गुड़िया की माँ और पिता सुबह सुबह घर की सफाई कर रहे होते हैं। तभी दरवाजे पर आवाज आती है। गुड़िया के पापा दरवाजा खोलते हैं। गुड़िया के घर के बाहर से एक परिवार आया होता है, साधारण कपड़ों में, पैरों में पुराने जूते, हाथ में एक छोटा सा थैला। जी कहिए, आप लोग कौन? भाई साहब, हमने सुना है कि आप अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, इसीलिए हम आपसे मिलने आए हैं। गुड़िया की माँ ने जल्दी से दरवाजे के पास चटाई बिछाई। अरे आइए बैठिए, हम तो सच में अपनी बेटी की शादी की चिंता में परेशान रहते हैं। हम नदी के उस पार वाले गांव से हैं। साधारण परिवार है पर संस्कार अच्छे हैं। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई। गुड़िया अंदर कमरे में बैठी सब सुन रही थी। वो सोच रही थी, शायद अब मेरे माता पिता को चैन की सांस मिले, लेकिन क्या ये रिश्ता सच में मेरे लिए ठीक होगा? मुझे शादी का डर है। लेकिन हालात ऐसे थे कि गुड़िया के परिवार ने बिना ज्यादा सवाल के रिश्ता स्वीकार कर लिया। शादी का दिन आया। गांव में साधारण शादी हुई, न दहेज न शान शौकत। गांव के लोग कानाफूसी कर रहे थे। और देखो, गुड़िया की शादी कितने चुपचाप हो रही है। हाँ, बाकी सब तो दहेज दहेज करते हैं, यहाँ तो सादगी है। लड़का भी देखो अपने ही जैसे औकात का ढूंढा है, यहाँ भी खाने के लाले। अब जहाँ जाएगी वहाँ भी खाने के लाले। गुड़िया की विदाई का समय नजदीक आया। ढोल नगाड़ों की जगह सिर्फ गांव के लड़के थाली पीट पीट कर माहौल बना रहे थे। विदाई का समय आया। जैसी बारात जाने लगी, गांव के कुछ लोग फुसफुसाते हुए आगे आए। अरे सुना तुमने? क्या हुआ? हमने नदी के उस पार पता करवाया, वहां इस नाम का कोई परिवार रहता ही नहीं है। क्या मतलब ये लोग झूठ बोल रहे हैं? ये बात देखते देखते ही आग की तरह फैल गई। सब लोग विदाई रोककर खड़े हो गए। अरे रुको, ये कौन लोग हैं? कहीं ये कोई ठग तो नहीं? ये सब क्या है भाई? आपने तो कहा था कि आप नदी के उस पार रहते हो। तभी लड़के के परिवार वाले चौंक जाते हैं कि इन लोगों को ये बात कैसे पता चली। भाई साहब, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपसे सच्चाई छिपाई। हम गरीब नहीं बल्कि बहुत बड़े परिवार से हैं। गांव वाले और जोर से हंसने लगे। हाँ हाँ, काफी अमीर दिख रहे हो कपड़ों से। तो क्या सबूत है तुम्हारे अमीर होने का? देखिए, हमें धोखा मत दीजिए, हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है। तभी लड़के का पिता आगे बढ़ता है और कहता है, नहीं बहन जी, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। सच यही है कि हम बहुत बड़े घराने से हैं, लेकिन हमने सोचा कि अगर हम अपने असली रूप में आएंगे तो आप शायद इस रिश्ते को मंजूर नहीं करते, इसलिए हमें यह सब करना पड़ा। हमें डर था कि आप सोचेंगे अमीर गरीब से रिश्ता क्यों कर रहे हैं। बहन जी, मेरे लड़के को आपकी लड़की बहुत पसंद है। आप हमसे क्यों माफी मांग रहे हैं? हम तो खुश हैं कि हमारी बेटी इतने बड़े परिवार में जा रही है। बस एक वादा कीजिए, आप मेरी बेटी को दुखी नहीं करेंगे, उसे हमेशा खुश रखेंगे। आप निश्चिंत रहिए, हमारे घर में भी एक छोटी सी बेटी है। हम गुड़िया को बहू नहीं बेटी बनाकर ले जाएंगे। पर गांव वाले अब भी नहीं मानते हैं। अरे अगर तुम सच में अमीर हो तो साबित करो। कहीं ये भी कोई नाटक ना हो। लड़का तब तक चुप था, लेकिन फिर वो आगे आता है और बोलता है, ठीक है, आप सबको हमारी सच्चाई दिख जाएगी। थोड़ी देर बाद लड़का और उसका परिवार पास के खेतों की तरफ गए। वहां एक बड़ी वैनिटी वैन खड़ी थी और वो उसमें रखे अपने असली कपड़े पहनकर लौटे। शेरवानी, महंगे कपड़े, गहनों से सजी महिलाएं, सब देखकर गांव वाले दंग रह गए। अरे ये तो सच में अमीर लोग हैं। गुड़िया के माँ पिता भी हैरान रह गए और अब एक दूसरे को देखने लगे। हमने आपकी बेटी की विदाई के लिए एक सरप्राइज रखा है, हमें नदी तक चलना होगा। लड़का तुरंत अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और एक नंबर मिलाता है। हाँ, क्रूज को नदी किनारे ले आओ, सब इंतजाम तैयार रखना। गांव वाले चौंक जाते हैं। क्रूज, ये क्या होता है? सब लोग गाड़ियों में बैठकर नदी किनारे पहुंचे।
गांव वाले भी पैदल पीछे पीछे चल पड़े। नदी किनारे पहुंचते ही सबकी आंखें फटी रह गई। वहां एक बहुत बड़ी क्रूज खड़ी थी, चमचमाती लाइटें जल रही थी और नदी के किनारे खड़ी थी। अरे वाह, ये इतनी बड़ी जहाज! गुड़िया भी चौंक गई थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी विदाई ऐसे होगी। गुड़िया अपने माँ बाप के गले लगकर रोने लगी। मम्मी पापा, आप लोग क्यों इतना परेशान हुए मेरी शादी को लेकर? देखिए, भगवान ने मेरी किस्मत बदल दी। ये सब आप दोनों की दुआओं का असर है। बेटी, अब हमें कोई चिंता नहीं है। तू अब राजकुमारी की तरह जिएगी। बस तू खुश रहना। बेटा, हमें तेरी बहुत याद आएगी। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ये अब हमारी बेटी है। अरे सुनीता, तेरी बेटी की विदाई तो सबसे बढ़िया हुई है। हमने तो बैलगाड़ी और गाड़ी में लड़की जाते देखी थी, पर ये तो पानी के जहाज में जा रही है। सच में तेरी बेटी की तो किस्मत खुल गई। हाँ, भगवान ने हमारी लाज रख ली। हमारी बेटी सबसे अच्छे और अमीर घर में जा रही है। गुड़िया ने अपने पति का हाथ थामा और क्रूज पर चढ़ गई। गांव वाले गुड़िया की विदाई पर तालियां बजाने लगे और सब उसे हाथ हिलाकर बाय भी करते हैं। देखो बहन जी, आपकी बेटी की विदाई ऐसे हो रही है जैसे किसी रानी की होती है। गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं और गुड़िया के माता पिता भी खुशी से चौड़े हो जाते हैं। क्रूज धीरे धीरे नदी में आगे बढ़ने लगा। गांव वाले हाथ हिलाकर गुड़िया को विदा कर रहे थे। गुड़िया आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान लिए अपने माता पिता को देख रही होती है। सच में ये भगवान का ही कोई चमत्कार है। गांव वाले अब भी बातें कर रहे थे। ये तो बहुत बड़े घराने के हैं। जैसे टीवी में अमीरों को देखते थे वैसे ही सामने आ गए। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी बेटी की झोली खुशियों से भर दी। ससुराल में जैसी गुड़िया ने कदम रखा, उसकी आंखें चमक उठी थी। चारों तरफ चमकदार लाइटें, मखमली लाल कारपेट, दीवारों पर सुंदर पेंटिंग्स और चारों ओर खुशबू फैलाती फूलों की सजावट। ये कोई जहाज नहीं बल्कि किसी राजा महाराजा का महल लग रहा था। उसके सामने सबसे पहले एक बड़ी लॉबी थी जहां पर क्रिस्टल का झूमर टंगा था और नीचे गोल्डन रेलिंग से घिरी सीढ़ियां थीं। हर तरफ लोग यूनिफॉर्म में खड़े थे जो मुस्कुराते हुए वेलकम कर रहे थे। बेटा गुड़िया, तूने कभी क्रूज देखा है पहले? नहीं माँ जी, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि जहाज ऐसा होता है। तो चल, आज मैं तुझे पूरा घुमा के दिखाती हूँ। सास सबसे पहले गुड़िया को क्रूज से किचन में लेकर गई। वहां बड़ी बड़ी स्टील की कपबोर्ड बनी थी। चारों तरफ चमचमाते बर्तन, फ्रिज जिनमें तरह तरह की फल सब्जियां रखी थीं। कुक्स सफेद ड्रेस में टोपी लगाए लाइन में खड़े होकर अलग अलग डिश तैयार कर रहे थे। एक कोने में तंदूर जल रहा था जहां गर्मा गर्म रोटियां बन रही थीं। दूसरी तरफ पिज्जा, पास्ता, चाइनीज डिशेस भी बन रही थी। इतना बड़ा किचन, यहाँ तो पूरे गांव के लिए खाना बन जाए। हाँ बेटा, यहाँ हजारों लोग भी आ जाएं तो आराम से खाना मिल सकता है। इसके बाद सास उसे बेडरूम दिखाने ले गई। कमरे किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थे। मोटे मोटे गद्दों वाले बिस्तर, ऊपर सफेद पर्दे, लकड़ी की अलमारी, टेबल लैंप और खिड़की से दिखता नीला समंदर। मेरे टूटे फूटे कमरे से कितना अलग है, जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गई हूँ। फिर बाथरूम में गई तो वहां शावर, चमचमाते टाइल्स और अलग अलग तरह के शैम्पू, लोशन रखे थे। बेटा तू आराम से रहना, यहाँ तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। हम चाहते हैं तू हमारी बेटी की तरह रहे। गुड़िया मुस्कुरा देती है। आधी रात का समय होता है। सब डेक पर आकर बैठे। हवा तेज थी और सामने दूर दूर तक सिर्फ नीला समंदर फैला था। लहरें टकराकर झाग बना रही थी। शायद मैं गलत थी। हर ससुराल परेशानी वाला नहीं होता। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार खुशी के। रात को सब डाइनिंग हॉल में इकट्ठे हुए और गेम खेलने लगे। पहला गेम था अंताक्षरी। सब गाने गा रहे थे, हंस रहे थे। गुड़िया पहले तो झिझकी, लेकिन धीरे धीरे फिर उसने भी अपनी आवाज मिलाई। अरे भाभी जी, शादी में तो बहुत गाना बजाना हुआ, लेकिन आपके गले से अब तक कोई गाना ही नहीं सुना। हाँ भैया, सही कह रहे हो। क्यों ना आज भाभी के वेलकम के लिए हम सब अंताक्षरी खेलें? बहुत बढ़िया, चलो आज नई बहू के साथ अंताक्षरी होगी। बेटा तू भी गाना गा ले। मम्मी जी, मुझे आप सबके सामने गाने में शर्म आ रही है। अरे बहू, ये सब तेरे अपने हैं, यहाँ किसी से शर्माने की जरूरत नहीं है। और अब तुम पुराने जमाने के मायके में नहीं, नए जमाने वाले लोगों के साथ हो, सो चिल। अर्जुन गुड़िया को देखकर मुस्कुराता है और गुड़िया को कॉन्फिडेंस मिलता है। सब लोग 2 टीम में बंट जाते हैं। सास, बहू और नंद टीम, और देवर, अर्जुन और ससुर टीम। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ माँ से। वो फिल्मी गाना गाता है। सब लोग हंसते हंसते तालियां बजाते हैं। गुड़िया की बारी आती है। चलो चलो भाभी, अब आप कहाँ से गाइए। क्यों चलती है पवन, क्यों झूमे हैं गगन,
क्यों मचलता है मन, ना तुम जानो न हम, क्यों आती है बहार, क्यों लुटता है करार, क्यों होता है प्यार, ना तुम जानो न हम। सब लोग सुनकर तालियां बजाते हैं। वाह बेटा, तेरी आवाज तो कितनी प्यारी है। अब तो हमारी टीम हार जाएगी, भाभी तो छुपी रुस्तम निकली। अरे भाभी तो स्टार सिंगर है। दूसरा गेम था पजल गेम, जिसमें तस्वीरों को जोड़ना था। गुड़िया ने तुरंत पजल सॉल्व कर दी और सबने ताली बजाई। तीसरा गेम था ट्रुथ और डेयर, जब गुड़िया से सवाल किया गया कि तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? मेरी ख्वाहिश बस इतनी ही है कि मैं अपने मम्मी पापा को गर्व महसूस करा सकूं। सभी लोग भावुक हो जाते हैं। रात को सबने क्रूज के बड़े हॉल में बैठकर मूवी देखी। स्क्रीन बहुत बड़ी थी, जैसे सिनेमा हॉल। सब पॉपकॉर्न लेकर बैठे, हंसी मजाक करते हुए मूवी देखते रहे। कितना अलग है यहाँ सब। एक मेरा गांव है जहाँ औरतों को पल्लू में रहना होता है, और एक ये है जहाँ बहुओं को बेटी माना जाता है। ये सफर उसके लिए सपनों जैसा था। हर पल ने उसकी सोच बदल दी थी। मेरी किस्मत अच्छी है जो मुझे ऐसा परिवार मिला। बेटा, अब ये क्रूज सिर्फ तुझे घर नहीं ले जा रहा, ये तुझे एक नई दुनिया में ले जा रहा है। गुड़िया मुस्कुराई। पहले दिन सब लोगों ने बहुत मस्ती कर ली थी, लेकिन आज दूसरे दिन परिवार ने सोचा कि छोटी सी पार्टी करेंगे, ताकि नई बहू भी माहौल का और मजा ले सके। भाभी देखो, मैंने आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस चुनी है। इसे पहनकर आप तो क्रूज की रानी लगोगी। नहीं नहीं दीदी, मैं तो सलवार सूट में ठीक लगती हूँ। ये कपड़े मैं पहन लूंगी तो सब मुझे देखकर हंसेंगे। बेटा, कोई तुझ पर हंसेगा नहीं। तू जैसी है हर रूप में सुंदर है, कपड़े सिर्फ बाहर से बदलते हैं। लेकिन मम्मी जी, मुझे तो डर लगता है मैं अलग लगूंगी सबके बीच। अरे भाभी, अब जमाना बदल गया है। आजकल लड़कियां हर तरह के कपड़े पहनती है, मुझे ही देख लो। और याद रख बहू, नए कपड़े पहनना, नए अंदाज अपनाना कोई गलत बात नहीं। जब मैं तेरी उम्र की थी तब भी मेरी सास ने मुझे नए नए पहनावे अपनाने के लिए हमेशा हिम्मत दी थी। आज वही मैं तुझे दे रही हूँ। मम्मी जी, आपने तो मेरी सारी झिझक ही दूर कर दी। ये हुई ना भाभी वाली बात। जब गुड़िया वो ड्रेस पहनकर आती है तो अर्जुन की नजर सिर्फ गुड़िया पर ही टिक जाती है। अगले दिन उनका सफर पूरा हो जाता है और वो लोग घर पहुंच जाते हैं। गुड़िया सामने देखती है कि उसके सामने किसी सपनों के महल जैसा घर था। ऊंची ऊंची दीवारें, संगमरमर के फर्श, बड़े बड़े गार्डन और सुनहरी झूमरों से सजा हुआ बड़ा सा घर। इतना इतना बड़ा घर, मैंने तो कभी सपने में भी ऐसा घर नहीं देखा था। सास उसका गृह प्रवेश करती है और उसे अंदर लेकर आती है और उसे घर दिखाती है। उसकी सास उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा, ये अब तेरा घर है, ये तेरी अमानत है, तू ही इसे संभालेगी। क्या माँ जी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी और मैं? शाम का टाइम होता है। सोफे पर सब लोग बैठे होते हैं और चाय पी रहे थे। गुड़िया की सास चाय का घूंट लेते हुए अपनी पुरानी यादों को याद करती है। जब मेरी शादी हुई थी ना, तब का जमाना बड़ा अलग था। उस वक्त तो बहुओं को घर से बाहर जाने तक की इजाजत नहीं मिलती थी। लेकिन मेरी सासू माँ, उन्होंने कभी मुझ पर कोई रोक टोक नहीं की। हमेशा साथ दिया, हमेशा हौसला बढ़ाया। बेटा, अगर तुझे कभी भी किसी भी बात की दिक्कत लगे तो बिना झिझक मुझे बता देना। हम सब तेरे लिए खुद को बदलने के लिए तैयार हैं, बस तू खुश रहनी चाहिए। अम्मी जी, मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि ससुराल का मतलब बस परेशानी और ताने ही होते हैं, लेकिन आप लोगों ने साबित कर दिया कि हर परिवार एक जैसा नहीं होता। आप पैसों से ही नहीं, दिल से भी बहुत अमीर हैं। मुझे आप सब जैसा परिवार मिला, इससे बड़ी खुशकिस्मती मेरी जिंदगी में और क्या हो सकती है। तू हमारी बेटी है, बहू नहीं। बाकी परिवार के सदस्य भी खड़े होकर उन्हें गले लगा लेते हैं। तभी छोटी बेटी रिया कहती है, अरे, ये तो किसी सीरियल की हैप्पी एंडिंग जैसा सीन हो गया।